दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हॉन्टेड स्टोरी 662 के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम किशन राम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए आपको धैर्य और हिम्मत रखकर ये कहानी सुननी पड़ेगी। ट्रक ड्राइवरों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें दूसरों को यकीन दिला पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि वो सच है। कभी कभी ट्रक ड्राइवर किसी गुमनाम रास्तों में भटक कर चले जाते हैं, कुछ लौट कर नहीं आते, ना जाने उनके साथ क्या होता है। और जो लौट कर आते हैं उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ कहानियाँ ही बचती हैं। मैं आज 70 साल का हूँ और ये घटना तब की है जब मैं 20 साल का था, यानी ये कहानी 1975 की है। उस वक्त मैंने एक नया ट्रक चलाना सीखा था। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कई साल फौज में भी बिताए थे। सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे भी मिले थे। थोड़े और पैसे मिला के उस वक्त उन्होंने एक ट्रक खरीदा था। मैं उसी ट्रक को लेकर लंबे लंबे सफ़र पर निकल जाया करता था। उसी साल महाराष्ट्र के गांव के बीच सड़क बन रही थी जो बड़े से पहाड़ को काटकर बनाई जा रही थी। मेरा ट्रक उसी में रेता बजरी सप्लाई के काम में लगा हुआ था। रात के वक्त बाकी ट्रक वाले वहां से चले जाते थे क्योंकि वो नज़दीक में ही रहते थे, लेकिन मेरा घर वहाँ से बहुत दूर था। इसलिए मैं साइड पे ही ट्रक खड़ा करके उसी में हल्का फुल्का खाना पका लेता था और उसी में आराम से सो जाता था। शौच करने के लिए वहीं पास के जंगल में चला जाता था। मैं उस वक्त अकेला ही था क्योंकि उस काम में मुझे किसी हेल्पर की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ी थी। दिन के वक्त वहाँ कई लोग रहते थे, ज़रूरत पड़ने पर उनसे हेल्प मिल जाती थी, लेकिन रात के वक्त मैं वहीं बल्ब जलाकर ही रहता था और बाहर जाने के लिए टॉर्च जलाकर जाता था। मुझे वहाँ उस जंगल में कुछ दिन हो गए थे। मैं ट्रक में ही रहता था और ट्रक में ही खाता और सो जाता था। मैं दिन में काम करता था और रात में वहीं पर अपने ट्रक के अंदर आराम करता था। एक रात जब मैं आराम से अपने ट्रक के अंदर सो रहा था, तभी किसी ने मेरे ट्रक के दरवाजे को बाहर से खटखटाया। मैं उठा और ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाया और उसे जलाकर उस आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली। वो एक 35-26 साल का आदमी था जिसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर दाढ़ी थे। सिर के बाल और चेहरे की दाढ़ी को देखकर लग रहा था जैसे उसने काफ़ी दिनों से नहाया नहीं था। कपड़े भी धूल मिट्टी से सने हुए थे। मेरे टॉर्च की रोशनी से उसकी आँख चुंधिया गई। उसने आँख मूंदते हुए मुंह फेर कर कहा, अरे भाई, आँख फोड़ने का इरादा है क्या? इसे मेरी आँखों से हटाओ। मैंने उसके चेहरे पर से टॉर्च की रोशनी हटाई और उससे पूछा, क्या हुआ? दरवाज़ा क्यों खटखटाया? वो आदमी बोला, भाई साहब, थोड़ा सा पानी पीने को मिलेगा? मैं बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ। पेट में हल्की सी जलन हो रही है। मैंने एक लोटे में पानी भरा और ट्रक की खिड़की से लोटा उसे थमाते हुए कहा, भाई, लगता है बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाया है तुमने, तभी जलन हो रही है। उसने आ करके उस लोटे से पानी पिया और फिर बोला, हाँ भाई, पीछे अम्मा के ढाबे से गोश्त खाया था, स्वादिष्ट था, इसलिए दबा के खा लिया था। बढ़िया था, पर झाल बहुत थी इसमें, शायद उसी की जलन है। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या यहाँ आसपास ढाबा भी है? कहाँ पर है वो ढाबा? कितना दूर है? यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है।
यही कोई 20-25 मिनट पैदल चलकर तुम वहाँ पहुँच जाओगे। एक छोटा सा झोपड़ी है, बस देखने से पता नहीं चलेगा कि ढाबा है। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं था कि आसपास कोई ढाबा भी है। मैं कितने दिनों से रात में खुद खिचड़ी बना के खा रहा था। ठीक है, कल जाकर देखता हूँ वो ढाबा। वो आदमी बोला, अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। पानी के लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। मैं वापस अपने बिस्तर में लेटा और थोड़ी देर में मुझे फिर से नींद आ गई। अगली सुबह उठकर फ्रेश होकर मैं वहीं पास की ही एक नदी पर गया और ठंडे पानी से नहा धोकर वापस ट्रक में आकर मैंने ट्रक के अंदर धूप अगरबत्ती जलाई और भगवान को याद करके साइड पर निकल गया। दिन भर सड़क निर्माण के कार्य में भाग दौड़ चलती रही। मैंने कुछ मजदूरों से उस ढाबे के बारे में पूछा, मगर सभी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वहाँ पर कोई ढाबा है। फिर मुझे उस आदमी की बात याद आई। उसने कहा था कि वो एक छोटा सा झोपड़ा जैसा ही है। देखने में नहीं लगता जैसे वो कोई ढाबा होगा। मैंने सोचा, छोड़ो जाने दो, रात में खुद जाकर देख लूँगा आगे कोई ढाबा है कि नहीं। शाम को काम खत्म करके सभी मजदूर वहाँ से चले गए। मैं भी पास की नदी पर आ गया और अच्छे से हाथ मुंह धोकर वापस ट्रक में आया। दिन भर मैं मजदूरों के साथ कुछ ही हल्का फुल्का खाना खाया था, इसलिए शाम होते होते मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। मैं पैदल ही उस तरफ जाने लगा जिधर उस आदमी ने बताया था कि वो ढाबा है। वो सड़क कच्ची थी। उस सड़क में ट्रक लेकर वहाँ उस ढाबे तक नहीं जा सकता था। सड़क निर्माण की वजह से उस कच्ची सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे खोदे हुए थे और कहीं कहीं पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। इसीलिए मुझे वहाँ तक पैदल ही जाना था और जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और मैं रोज़ रोज़ खिचड़ी खाकर भी पक चुका था। जिस रास्ते में मैं पैदल चल रहा था वो एक ऊबड़ खाबड़ कच्चा मार्ग था, जिसके दोनों तरफ जंगल थे और जंगल में किसी खतरनाक जानवर के होने का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से वहीं रह रहा था और अब तक मैंने किसी खतरनाक जानवर को वहाँ नहीं देखा था। कभी कभी हिरन दिख जाते थे और बाकी बंदर और लंगूर के अलावा वहाँ और कोई दूसरा जानवर मुझे दिखाई नहीं दिया। रात में उल्लू की हूट या फिर कौवे की काँव काँव सुनाई दे जाती थी। खैर, मुझे उस कच्चे रास्ते में चलते हुए लगभग 30 मिनट होने वाले थे और तब ही मेरे नाक में बहुत ही लजीज खाने की खुशबू आने लगी। मैं समझ गया था कि ढाबा आसपास ही है और मुझे कहीं पर दूर किसी रेडियो में गीत बजने सुनाई देने लगे। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ा तो मैंने उस कच्चे रास्ते के किनारे पर एक झोपड़ी देखी, जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। बाहर एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी और झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि मैं अम्मा के ढाबे पर पहुंच चुका हूं। मैं उस कच्चे मार्ग से लगे हुए एक सरकरे से रास्ते में घुस गया। वो ढाबा उसी रास्ते में था। बस थोड़ा सा चलने के बाद मैं उस ढाबे के बाहर खड़ा था। ढाबे के बाहर कोई नहीं था। उसके दरवाजे पर जाकर मैंने आवाज़ दी, कोई है क्या अंदर? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज़ दी और झोपड़ी के दरवाजे पर जैसे ही हाथ लगाया, तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैंने पीछे पलटकर देखा। बाहर मेरे पीछे एक मोटी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की ओर निकला हुआ था, जिसे उसने अपने साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। चेहरे पर झुर्रियाँ और बाल सफ़ेद थे। उसने माथे पर
एक मोटी सी काली बिंदी लगाई हुई थी। होठ उसके सूखे कटे फटे से थे। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ वो बोली, आपको भूख लगी है क्या बेटा? मैं समझ गया था कि वही है वो बूढ़ी अम्मा जो वो ढाबा चलाती है। मैंने उससे कहा, माँ कुछ पका दोगी मेरे लिए? वो बोली, हाँ हाँ बना दूंगी बेटा। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं दरवाजे से किनारे हो गया तो वो झोपड़ी के अंदर चली गई। उसने अपने कमर से सटाकर एक टोकरा पकड़ा हुआ था जिसे उसने एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। मैं झोपड़ी के बाहर बेंच पर बैठ गया। तभी अंदर से आवाज़ आई, क्या खाएगा बेटा? रोटी और साग लगा दूँ? अब बहुत देर हो गया है बेटा, वरना तेरे लिए गोश्त पका देती। मैंने कहा, हाँ हाँ अम्मा, रोटी और साग ही दे दो। मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा एक थाली में 4 रोटी और हरा साग ले आई। उसके एक हाथ में पानी का गिलास था और मुझे थाली थमाते हुए बोली, कल आना बेटा, कल तेरे लिए गोश्त पका कर रखूँगी। आज पूरी रात गोश्त को मसाले में सान कर रख दूँगी। कल तक उसका स्वाद बढ़ जाएगा। चल अब तू आराम से खाना खा। कुछ और चाहिए होगा तो आवाज़ लगा देना। इतना कहकर वो बुढ़िया वापस झोपड़े के अंदर चली गई। मैं बुझे हुए मन से वो रोटी और साग खाने लगा। मैं असल मन बना के आया था कि यहाँ आकर पेट भर गोश्त खाऊंगा, मगर मेरी नसीब में वो सूखी रोटी ही लिखी थी। मैंने खाना ख़त्म किया और अम्मा को पैसे देने के लिए आवाज़ दी, अम्मा कितना पैसा हुआ? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं झोपड़े के अंदर गया। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसके दीवारें और फर्श को मिट्टी से लिप कर बनाया गया था। वहाँ 2 चूल्हे थे, कई बर्तन रखे हुए थे, सब्जियों की टोकरी और कुछ कालिख लगे हुए कनस्ता रखे हुए थे जिनमें शायद वो आटा चावल रखती होंगी। मैंने देखा उस कमरे की दीवार पर एक गंदा सा पर्दा लटका हुआ था। शायद उसके पीछे दरवाज़ा है। सोचकर मैं उसके पास गया। मैं उस गंदे से पर्दे को अपने हाथ से खिसकाने ही वाला था कि तभी पर्दे के पीछे से वो बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई और उसके हाथ में छोटा सा तौलिया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस तौलिए में खून लगा हो। फिर उस बुढ़िया ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा। तब मैंने गौर किया कि उसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। मैंने उससे कहा, अब अम्मा कितने पैसे हुए? वो बुढ़िया हंसी और बोली, अब सूखी रोटी और जरा से साग के लिए कोई पैसा लेता है भला? जा रहने दे, कल आना। कल बढ़िया खाना खिलाऊंगी, तब देना पैसा। उसके बाद मैंने उसे एक नकली सी मुस्कान दी और उसके बाद मैं उसके झोपड़ी से बाहर आ गया। मैं अभी उसके झोपड़ी से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी मेरे पीछे से झोपड़ी का दरवाज़ा भड़ाक से आवाज़ करता हुआ बंद हो गया, जैसे किसी ने गुस्से से उस दरवाजे को बंद किया। मैं उस जंगल के बीच उस रास्ते से वापस अपने ट्रक की तरफ आने लगा तो उस अंधेरे में मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिस रास्ते से मैं वापस अपने ट्रक की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते के एक तरफ मुझे जंगल में कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जंगली सूअर घुर्राता हुआ भाग रहा हो। फिर मैंने ध्यान दिया कि एक नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सूअर होंगे। वो सभी सूअर बड़ी ही तेज़ी से उस तरफ भाग रहे थे जिस तरफ वो ढाबा था। मैंने सोचा वो शायद जानवर उस ढाबे के बाहर कूड़ेदान में से बचा कूड़ा खाने जाते होंगे, इसलिए रात के इस समय ढाबा बंद होने के बाद ये उस तरफ भाग रहे हैं। खैर, मैं अपने रास्ते चलता रहा और कुछ देर में
मैं अपने ट्रक में पहुंच गया। उसके बाद चढ़ा और अपनी सीट में जाकर चढ़कर तान कर सो गया। अगले दिन मैं ट्रक के बाहर ही चूल्हा जलाकर उस चाय बनाई और बिस्किट खाकर मैं काम पर निकल गया। दिन भर काम में जुटा रहा। फिर शाम हुई और नहा धोकर मैं बूढ़ी अम्मा के ढाबे पर चल पड़ा। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी ही चला गया था क्योंकि पिछली रात मुझे उस ढाबे में दूसरा कोई ग्राहक नहीं मिला था। आज अम्मा ने कहा था कि वो स्पेशल गोश्त बनाने वाली हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। वहाँ और ग्राहक भी होंगे और खाना भी गरम गरम मिल जाएगा, वरना पिछली रात की तरह सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचा तो देखा उस दिन भी वहाँ कोई ग्राहक नहीं था। मैं शाम के 7:30 बजे ढाबे पर पहुँच गया था। इसके बावजूद वहाँ कोई मुझे दूसरा ग्राहक नहीं मिला। मैं उस ढाबे के झोपड़ी के पास गया और झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने उस बूढ़ी अम्मा को आवाज़ दी, अम्मा, ओ अम्मा, आज क्या बनाया है खाने में? तभी झोपड़ी के अंदर से वो बुढ़िया निकलकर बाहर आई। उसने अपने बदन पर एक गंदा सा उतरन पहना हुआ था। उसके उतरन में खून के दाग लगे हुए थे, जैसे मुर्गे काटने वाले कसाईयों के उतरन में लगा रहता है। मुझे देखकर उसने उतरन उतारकर किनारे रखा और बाहर रखे एक पानी के ड्रम में हाथ डालकर वो हाथ धोने लगी और फिर अपने हाथ को अपने पल्लू से पोंछते हुए वो मुझसे बोली, बैठो बेटा, अभी खाना लगा देती हूँ। आज खास गोश्त बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, खाकर बताना कैसा बना है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अंदर चली गई। मैंने झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर लटकी हुई लालटेन उतारी, अपने सामने बेंच पर रखकर मैं भी आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी थाली लेकर आई और मेरे सामने रख दी और बोली, खाओ बेटा। और वो फिर से अंदर चली गई। मैंने देखा मेरे सामने थाली में 5-6 रोटियां रखी हुई थी। थोड़ा सा चावल था, सलाद और एक बड़े से कटोरे में मटन करी रखा हुआ था। उसके बगल में ढेर सारा सूखा गोश्त। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर मेरी भूख बढ़ गई। सबसे पहले मैंने सूखे मसालेदार गोश्त का एक बड़ा सा पीस लिया और उसे मुंह में रखते हुए मेरी जीभ के सारे टेस्ट बड्स नाचने लगे, क्योंकि वो गोश्त सच में बहुत लजीज था। फिर मैंने रोटी का एक टुकड़ा थोड़ा सा और उसमें मटन करी मैं डुबोकर ग्रेवी के साथ उस रोटी को खाया। उसका स्वाद भी एकदम अलग था। मैंने आज तक वैसा मीट नहीं खाया था, ना ही घर में ना ही किसी होटल में। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी अम्मा एक गिलास और जग में पानी लेकर बाहर आई और बोली, गोश्त ठीक पका है ना बेटा? मैंने कहा, ठीक नहीं अम्मा, बहुत ज़्यादा ठीक पका है। वैसे ये किस जानवर का गोश्त है? मेरे ऐसे पूछते ही वो बुढ़िया थोड़ा सा शक पका गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वो बोली, बेटा ये बकरे का ही गोश्त है। मैं अलग तरीके से पकाती हूँ ना, इसलिए इसका स्वाद अलग लगता है। फिर मैंने वापस खाने पर फोकस किया। वो बुढ़िया वापस अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो फिर से बाहर आई और बोली, बेटा और चाहिए गोश्त? बहुत पड़ा है। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मा, बहुत खा लिया हूँ, ऊपर गले गले तक भर गया हूँ। पहली बार खाया है मैंने इतना स्वादिष्ट खाना। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों तक भूख भी नहीं लगने वाली। अम्मा अपने खाने की तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी और मुझे एक छोटा सा डब्बा देते हुए बोली, ये लो बेटा, इसे सुबह खा लेना। सूखा गोश्त है, ये 3 दिनों तक खराब नहीं होगा।
मैंने कहा, अरे अम्मा जी धन्यवाद। मैं आपसे कहने ही वाला था कि आप थोड़ा सा गोश्त सुबह के लिए भी बना देना। चलिए बताएं कितना पैसा हुआ। वो बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बेटा, जो दिल करे जितना दिल करे बाद में दे देना। अब तो तू आता ही रहेगा ना खाना खाने के लिए। मैंने कहा, हाँ अम्मा, कुछ दिनों तक काम और बचा है, उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। वो बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है बेटा, जिस दिन जाएगा उस दिन दे देना पैसे। अब जा, बहुत रात हो गई है। मैंने अम्मा का धन्यवाद किया और उनसे विदा लेकर मैं वापस अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। अभी मुझे सिर्फ 20-25 मिनट पैदल चलना था। जब मैं उस सुनसान जंगल वाले रास्ते के बीच चल रहा था, तब पिछली बार की ही तरह मुझे जंगल में पेड़ों के पीछे वही सुअरों के भागने की आवाज़ आने लगी। वो बड़े ही तेज़ी से उसी तरफ भाग रहे थे जिधर वो ढाबा था। खैर, कुछ ही देर बाद मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और हाथ मुंह धोकर मैं अपने बिस्तर में जाकर सो गया। आधी रात मुझे मेरे ट्रक के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ट्रक के बाहर लोग चल रहे हैं और आपस में ही खुसर फुसर कर रहे हैं। मैं बिस्तर से उठा और ट्रक के सामने वाले कांच से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ काली परछाइयाँ हिलती हुई सी दिखाई दे रही थी। मैंने ट्रक में चाबी लगाकर ट्रक की हेडलाइट ऑन की तो जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे ट्रक के पास बड़े बड़े सूअर मेरे ट्रक को घेर कर खड़े थे। वो सारे सूअर किसी मीडियम साइज हाथी के समान लग रहे थे, एकदम मोटे तगड़े, पर वो सभी मेरे ट्रक को घेर कर क्यों खड़े थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो सभी मेरे ट्रक के पास आकर हवा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान सामने डैशबोर्ड में रखे हुए उस डब्बे पर गया जिसके अंदर मुझे उस बुढ़िया ने सूखा गोश्त पैक करके दिया था। अब मुझे समझ आया कि वो सूअर वहाँ उस सूखे गोश्त की महक सुनकर आए हैं। मुझे डर था कि कहीं वो उस गोश्त के लिए मेरे ट्रक का नुकसान ना कर दें, इसलिए मैंने वो डब्बा उठाया और उसका ढक्कन ढीला करके मैंने वो डब्बा ट्रक की खिड़की से दूर फेंक दिया। मेरे ऐसा करते ही वो सारे मोटे तगड़े सूअर गुर्राते हुए उसी तरफ भागे जिधर वो डिब्बा गिरा था। उसके बाद वे सभी उस जरा से गोश्त के लिए उस डब्बे पर टूट पड़े। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता ही रहा। उसके बाद एक एक करके वो सूअर वहाँ से चले गए। मैंने राहत की सांस ली और मैं अपने ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर लेट गया। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो गोश्त का डब्बा मैं बाहर नहीं फेंकता, क्या वो बड़े बड़े सूअर मुझ पर हमला करके कहीं मुझे तो नहीं खा जाते। ऐसा सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी वही भाग दौड़ रही। फिर शाम को मैं उसी ढाबे में गया। उस दिन भी वहाँ दूसरा कोई ग्राहक नहीं था। मुझे अब लगने लगा था जैसे उस बूढ़ी अम्मा का सिर्फ मैं ही एकमात्र ग्राहक हूँ। जैसे ही मैं उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के बाहर पहुँचा, मेरे पहुँचते ही वो बूढ़ी अम्मा एक हाथ में बड़ी सी थाली लेकर आई। उस दिन भी उसने वही खाना बनाया था जो उसने पिछली रात बनाया था। मैंने पेट भर खाना खाया और अम्मा से पूछा, अम्मा, मैं जब भी इस ढाबे में आया तब मुझे यहाँ
कोई दूसरा ग्राहक नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्यों? वो अम्मा बोली, अरे ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि मैं उन्हें मार कर उन्हें पका कर खा जाती हूँ। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर वो हंसती हुई बोली, अरे बेटा, सब दिन में आते हैं, रात में कोई नहीं आएगा इस जंगल में खाना खाने के लिए। फिर मैंने अम्मा को उन सुअरों के बारे में बताया कि पिछले रात गोश्त की मांग सुनकर ढेर सारे मोटे तगड़े सुअर मेरे ट्रक के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वो अम्मा बोली, अरे वो हाँ, सब चटोरे हैं। एक बार मैंने उन्हें बचा कुचा खाना क्या खिला दिया, उनकी जीभ में गोश्त का स्वाद लग गया। बस रोज रात में आकर खाना मांगते हैं, नहीं दो तो उधम मचाते हैं। फिर वो हंसते हुए बोली, बेटा मैंने कहा नहीं, अम्मा रहने दो। ये मोटे तगड़े हाथी जैसे सुअर फिर मेरे ट्रक को घेर कर खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा आप रहने दो, मैं कल आकर खा लूँगा। उसके बाद मैं वापस अपने ट्रक में आ गया। उस रात भी मुझे जंगल में उनकी मोटे तगड़े सुअरों की आवाज़ सुनाई देती रही, जो खाने की तलाश में ढाबे की तरफ दौड़ रहे थे। खैर मेरे लिए तो ये रोज़ की ही बात हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। फिर एक दिन सड़क निर्माण का मेरा काम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ सड़क में डमरी का काम ही रह गया था, जिसमें मेरा कोई काम नहीं था। वो आखिरी रात भी मैं उसी ढाबे में खाने के लिए गया। इस बार मैं अपना ट्रक लेकर ही उस ढाबे तक गया, क्योंकि सड़क में पत्थर बिछाए जा चुके थे। वो सड़क इस लायक तो बन ही गई थी कि ट्रक आराम से चल सके। ट्रक को ढाबे से दूर खड़ा करके मैं सरकरे रास्ते से होकर उस ढाबे तक पैदल गया। उस रात भी मैंने पेट भर खाना खाया। जब मैं खाना खा रहा था, तब अंदर से वो बूढ़ी औरत किसी से बात कर रही थी। उनके साथ अंदर कोई आदमी था, जो उन्हें किसी बात के लिए धमका रहा था। वो बूढ़ी अम्मा उसे जाने के लिए बोल रही थी। मैंने अपना खाना ख़त्म किया और उस झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर मैंने अम्मा को आवाज़ दी। मैंने ज़रा सा झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा अम्मा ने एक आदमी को एक डब्बा थमाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहली बार मुझे दिया था, जिसमें सूखा गोश्त रखा हुआ था। वो आदमी वो डब्बा लेकर दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने अम्मा से कहा, क्या हुआ अम्मा? अम्मा बोली, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। फिर मैंने कहा, अम्मा मैं आज घर वापस जा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। वो रुआंसी होकर बोली, अच्छा बेटा, ठीक है। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा कितने पैसे हुए? अम्मा ने कहा, जितना तेरा दिल करे दे जा बेटा। मैंने अम्मा को कुछ पैसे दिए, थोड़े से ज़्यादा ही दिए, क्योंकि उन्होंने मेरे खाने का अच्छा ख्याल रखा था। उसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वापस अपने ट्रक में जाकर ट्रक स्टार्ट किया और अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना मोड़ अब आने वाला था। मैंने जब उस जंगल के बीच सड़क में ट्रक लेकर शहर की तरफ जा रहा था, तभी मैंने सड़क के एक तरफ जंगल में किसी आदमी की चीख सुनी। कोई आदमी तेजी से दौड़ते हुए जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे मैंने उन्हीं सुअरों के भागने की आवाज़ें सुनी, जिन्हें मैं रोज रात को ढाबे की तरफ भागते हुए सुनता था। वो सारे सुअर अभी किसी आदमी का पीछा कर रहे थे।
मेरी नज़र उस जंगल की तरफ ही थी। तभी मेरा ध्यान सामने की सड़क पर गया और मैंने देखा मेरे ट्रक के सामने अचानक से एक आदमी आया। मैंने ब्रेक मारा था, उससे पहले ही मेरा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने उस आदमी की दर्द भरी चीखें अपने ट्रक के नीचे से सुनी और फिर उसका शरीर मेरे टायर के नीचे आया और वो आदमी कुचल गया। उसकी चीख बंद हो गई और मेरा ट्रक आगे बढ़ गया। मैं ट्रक चलाता रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रक रोककर उस आदमी को देखूं कि वो जिंदा है या मर गया। मैंने गौर किया कि जब वो आदमी अचानक मेरे ट्रक के सामने आया था, तब उसके हाथ में वही डब्बा था जिसके अंदर उस बुढ़िया ने मुझे भी सूखा गोश्त दिया था। वो डब्बा बिल्कुल वैसा ही था और वो आदमी वही आदमी था जो पहली बार मेरे ट्रक के बाहर आया था, जिसने मुझसे पानी मांगा था और जिसने उस बुढ़िया के ढाबे के बारे में बताया था। अब मुझे समझ आया कि वो सूअर उस आदमी के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि उन सूअरों को उस आदमी के हाथ के डब्बे से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वो डब्बा उस आदमी को उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया था। मैं उस आदमी को कुचलकर काफ़ी आगे आ चुका था। अब मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वो आदमी जिंदा हुआ तो उससे मदद की ज़रूरत होगी। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही थी। मैंने ट्रक रोका और यू टर्न लेकर वापस उसी जंगल की तरफ बढ़ चला जहाँ पर वो आदमी मेरे ट्रक के नीचे आकर कुचल गया था। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर वो आदमी मर चुका होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, और अगर वो आधा कुचला हुआ और ज़िंदा होगा तब भी मैं क्या ही कर लूँगा। लेकिन जब मेरा ट्रक उसके करीब पहुँचा तो मैंने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक अजीब और डरावनी चीज़ देखी। जिस जगह पर वो आदमी मेरे ट्रक के नीचे कुचला था, ठीक उसी जगह में सड़क के किनारे कुछ सूअर खड़े थे और उस आदमी की कुचली हुई लाश बीच सड़क में पड़ी हुई थी और उस कुचली हुई लाश के पास वह बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा तो मेरा खून जम गया। वो बूढ़ी औरत उस आदमी की कुचली हुई लाश के पास बैठी थी और अपने दोनों हाथों से उसके शरीर के टुकड़े समेट रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था, जैसे वो इस सब को सामान्य मानती हो। वो उन मांस के टुकड़े को अपने हाथ से लाल टोकरी में डाल रही थी। मेरा सिर चकराने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो रहा था या कोई डरावना सपना देख रहा था। मैंने जल्दी से ट्रक का गियर बदला और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, बस एक ठंडी खौफनाक मुस्कान थी। अचानक उसने धीरे से अपने होंठ खोले और बोली, बेटा अब तो तू चला जाएगा, लेकिन तुझे मेरा गोश्त पसंद आया था ना। इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने तुरंत ट्रक का क्लच दबाया और पूरा एक्सीलेटर दे दिया। ट्रक वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ गया। मैं बिना पीछे देखे सरपट भागता रहा। मेरे कानों में अभी भी उस बुढ़िया की हंसी गूंज रही थी, जैसे वो मेरे अंदर तक समा गई हो। जब मैं शहर के करीब पहुंचा तो मैंने गाड़ी रोककर गहरी सांस ली। दिल जोरों से धड़क रहा था।
मुझे समझ आ गया था कि वो ढाबा कोई आम जगह नहीं थी। वो एक मौत का अड्डा था। वहाँ जाने वाला हर इंसान शायद वापस नहीं आता था, और जो आता था उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसने असल में खाया क्या था। आज भी जब मैं किसी ढाबे पर रुकता हूँ और मांसाहारी खाना देखता हूँ तो वो रात मेरी आंखों के सामने आ जाती है, और तब मैं सिर्फ सूखी रोटी और दाल मंगवा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे गोश्त से डर लगने लगा है। तो दोस्तों, क्या आप अगली बार किसी अनजान ढाबे में खाना खाते वक्त सावधान रहेंगे? क्योंकि कौन जाने जो आपकी प्लेट में है वो असल में क्या है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। अगली कहानी तक खुद को सुरक्षित रखें और अंधेरे से बचकर रहें।